वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा, मुजरिमों में बढ़ा है पुलिस कार्रवाई का खौफ। वजीर आला ने शामली में 290 करोड़ रुपए की लागत वाले 18 मंसूबों का किया इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला आज से हुआ शुरू। लोकसभा में आन-जहानी रुकन को पेश किया गया खराज अकीदत। राज्यसभा में दिल्ली में हुए तशद्दुद पर हंगामे के सबब कार्रवाई हुई मुतासिर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने जारी किया 49,567 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती का रिजल्ट। वजीर आला ने गैर जानिबदाराना भर्ती का अमल मुकम्मल करने पर पुलिस भर्ती बोर्ड को दी मुबारकबाद। और निर्भया मामले के चारों कसूरवारों की फांसी एक बार फिर हुई मुलतवी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने फांसी पर आइंदा हुक्म तक लगाई रोक। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शाइस्ता बानो। अब खबरें तफसील से। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने शामली जिले में तकरीबन 290 करोड़ की लागत वाले 18 मंसूबों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। साथ ही उन्होंने आयुष्मान भारत, वजीर आजम रिहाइश स्कीम, देही गुजर बसर मिशन, महारत फरोग मिशन और कन्या सुमंगला स्कीम समेत मुख्तलिफ स्कीमों की मुस्तफदीन को मंजूरी नामे और चेक तकसीम किए। अवामी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने शामली के शहीद को खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि अब कैराना से ताजिरों की नहीं बल्कि मुजरिमों की नकल मकानी हो रही है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत पुलिस को जदीद तरीन हथियारों से लैस कर रही है ताकि कोई भी मुजरिम किसी भी तरह का जुर्म करने से डरे। उन्होंने कहा कि तरक्याती स्कीमों में सबकी शराकत है लेकिन किसी को भी खुश करने की पॉलिसी नहीं अपनाई जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि शामली में मेडिकल कॉलेज 1 साल में मंजूर हो जाएगा। हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास हुआ। पहले पर्व और त्योहार नहीं मना पाते थे, हम लोग आते थे। मुझे याद है 2014 में जब लोकसभा चुनाव में आया था तब भी वही शिकायत थी। 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान जब मैं आया था तब भी वही शिकायत थी। लोग कहते थे हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। तब भी लोग हमसे कहते थे कि यहां पर पर्व और त्योहार नहीं मना सकते। आज कोई कह नहीं सकता। आज तो हमने सुरक्षा का बेहतर वातावरण देने का कार्य किया है। प्रदेश की 23 करोड़ जनता के टैक्स से बनी हुई संपत्ति है। इस संपत्ति के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट कभी भी हमें नहीं देनी चाहिए। भाइयों बहनों, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं। हम लोगों ने 2 फरवरी से प्रदेश के अंदर हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला लगाने का निर्णय लिया था। आज उसका 5वां संस्करण था और मैं चाहूंगा हम सब प्रयास करें प्रत्येक रविवार को प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हम आरोग्य मेला आयोजित करें, जिसमें डॉक्टरों की टीम जाएगी, वहां जांच होगी, निःशुल्क परामर्श भी दिया जाएगा और दवा के वितरण के साथ साथ वहां पर पोषण मिशन के समन्वय, आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में जो गोल्डन कार्ड वितरित किए जा रहे हैं, इन सब के वितरण की व्यवस्था भी वहां पर देने का कार्य होगा। अगर हम इन सभी योजनाओं के साथ जुड़ते हैं तो हर एक गरीब तक शासन की योजनाएं पहुंचती हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने नोएडा के लोगों को 2,821 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों की सौगात दी। इसमें एक मल्टी लेवल पार्किंग, जिला अस्पताल समेत कई फुट ओवरब्रिज और बुनियादी सहूलियात शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने नोएडा प्रवास के दूसरे दिन नोएडा वासियों के लिए कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कुल 1,452 करोड़ की योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इसमें बोटेनिकल गार्डन मेट्रो के पास मल्टी लेवल पार्किंग सहित एक जिला अस्पताल का भवन भी शामिल है। मल्टी लेवल पार्किंग में करीब 7,500 कार एक साथ पार्क की जा सकेंगी। इससे नोएडा से दिल्ली जाने वालों को बड़ी सहूलियत मिल सकेगी। सबका साथ और सबके विकास की भावना के अनुरूप आज नोएडा प्राधिकरण के माध्यम से उस परिकल्पना को साकार करते हुए 2821 करोड़ रुपए की परियोजनाएं एक साथ नोएडा वासियों को प्राप्त हो रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 1,369 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी किया। इसमें सेक्टर 94 में कन्वेंशन एंड हैबिटेट सेंटर, सेक्टर 151 में गोल्फ कोर्स,
इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शामिल हैं। नोएडा में युवाओं के रोजगार के लिए एक स्टार्टअप हब बनाया जाएगा। पूरे नोएडा को LED से लैस किया जाएगा। कौशल हासिल करने के बाद अप्रेंटिस करने वाले युवाओं को 2500 रुपए महीने की मदद भी की जाएगी। जेवर एयरपोर्ट का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसके तैयार होने के बाद बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई इन सभी अथॉरिटी के साथ मिलकर के प्रदेश सरकार ने जेवर में करने का कार्य प्रारंभ किया है। जेवर का ये एयरपोर्ट यहाँ पे लाखों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार भी लेकर के आने वाला है और साथ साथ उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला भी साबित होने वाला है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास की सोच पर आधारित है। उन्होंने कहा कि संवाद से सभी समस्याओं का हल संभव है। संवाद बनाकर के इन समस्याओं का समाधान करना, जो नियम के अनुरूप होगा उसको करने में कोई संकोच किसी को नहीं होना चाहिए और बिना उसको लटकाए बिना भटकाए हम उसको समस्या को समाधान के अंजाम तक पहुंचाने की कार्रवाई करें। स्मार्ट पुलिसिंग के लिए उत्तर प्रदेश में आयुक्त सिस्टम लागू किया गया है। इसके लिए नोएडा में सेक्टर 108 में पुलिस कमिश्नर का ऑफिस तैयार किया गया है। रविवार को मुख्यमंत्री ने इस भवन का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश में पहले की सरकारों के मुख्यमंत्री नोएडा आने से कतराते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपनी नोएडा यात्राओं के जरिए ये साबित कर दिया है कि सत्ता का स्थायित्व सरकार की दूरगामी सोच निर्धारित करती है। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले के पहले दिन दोनों ऐवानों में हिज़्ब मुखालिफ की पार्टियों ने जमकर हंगामा किया। अपोजिशन अराकीन ने दिल्ली में गुज़िश्ता दिनों हुए तशद्दुद के मामले पर लोकसभा में जमकर शोर शराबा किया। लोकसभा के रुकन आनजहानी वैद्यनाथ प्रसाद महतो को खराज अकीदत पेश करने के बाद ऐवान ज़ेरी की मीटिंग दोपहर 2 बजे जैसे ही दोबारा शुरू हुई, ऐवान में हंगामा फिर से शुरू हो गया। शोर शराबे के दरमियान लोकसभा स्पीकर ने बराह रास्त टैक्स तनाज़े से एतमाद बिल 2020 पर बहस शुरू करवाने का हुक्म दिया। हम सबका प्रयास ये होना चाहिए कि हम इस संसद की मर्यादा को बनाए रखें और मैं पूरे सदन से व्यक्तिगत रूप से भी आग्रह करूंगा कि जो वरिष्ठ सदस्य हैं इसमें हस्तक्षेप कर और इसकी गरिमा को बढ़ाए रखें। आज व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत दुखी हूं। इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी के कुछ अराकीन के दरमियान धक्का मुक्की भी हुई। हंगामे के सबब ऐवान की कार्रवाई बार बार मुलतवी करना पड़ी। बीजेपी ने हंगामे के लिए अपोजिशन की सख्त तनकीद की। उधर राज्यसभा में भी अपोजिशन ने दिल्ली में हुए तशद्दुद को लेकर बहस का मुतालबा किया। चेयरमैन ने कहा कि दिल्ली में तशद्दुद एक संगीन मसला है। जब दिल्ली में हालात मामूल पर आ जाएंगे तब ऐवान के लीडर, हिज़्ब मुखालिफ के लीडर और मुतल्लिका वजीर से तबादला ख्याल के बाद ऐवान में इस पर बहस करा ली जाएगी। हंगामे के सबब ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। 2 बजे राज्यसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, लेकिन अपोजिशन लगातार हंगामा करता रहा। इसी हंगामे के दरमियान हुकूमत ने मरकजी संस्कृत यूनिवर्सिटी बिल पेश कर दिया और उस पर बहस शुरू कर दी, लेकिन हंगामा जारी रहने के सबब ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। वजीर ख़ारजा S.J. शंकर ने कहा है कि गुज़िश्ता कुछ बरसों में भारत ने आलमी सतह पर अपनी बढ़ती हुई सलाहियतों को सबूत दिया और इससे दुनिया के कई बड़े फैसलों में बदलाव भी दिखाई दिया। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च मुज़ाकरा 2020 में वजीर ख़ारजा ने कहा कि भारत हमेशा से दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम में पूरी दुनिया में मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। The last few years have demonstrated a growing Indian capacity to contribute to the global discourse and make a difference to international outcomes. We have significantly shaped the connectivity debate at a time when the world was still very confused, and backed that up with a plethora of projects, including in our immediate neighborhood. Our single-minded campaign against terrorism has brought that issue into sharp focus in key world forums, including the G20.
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने आज 49,567 पुलिस कांस्टेबलों की हुई भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया। लखनऊ में एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखिला अवनीश अवस्थी और पुलिस भर्ती बोर्ड के डायरेक्टर जनरल राजकुमार विश्वकर्मा ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी मालूमात फराहम की। एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी ने कहा कि रियासती हुकूमत रियासत में नज़्म व नस्क बरकरार रखने के लिए मुसलसल इक़दाम उठा रही है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला ने शामली जिले में नई पुलिस लाइन का इफ्तिताह किया और भर्ती का ये अमल मुकम्मल किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने भर्ती के अमल को गैर जानिबदाराना बनाने और बोर्ड को मुबारकबाद भी पेश की। वहीं डायरेक्टर जनरल राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि अब तक 1,35,000 से ज़ायद सीधी भर्ती और 1657 महलूकुन के वर्सा की भर्ती के अमल को मुकम्मल कर लिया गया है, जिसका रिजल्ट आज जारी किया जा रहा है। करने के लिए आपके संज्ञान में है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो गृह मंत्री भी है, उन्होंने एक एक चीज़ को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है और प्रदेश की पुलिस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने का उन्होंने एक करके कई महत्वपूर्ण कदम लिए हैं और जो रिजल्ट्स दिखा रहे हैं। जी, आज उत्तर प्रदेश पुलिस का कांस्टेबल, सिविल पुलिस और पीएसी का 2018B डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का रिजल्ट जारी किया जा रहा है, जिसमें बोर्ड द्वारा 49,568 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया गया है। इनमें 31,360 सिविल पुलिस के और 18,208 पीएसी के हैं। इसके पूर्व में हम लोगों ने 41,000 का जब रिजल्ट डिक्लेयर किया था तो पीएसी के उसमें 18,000 कर्मचारी थे। इस प्रकार पीएसी में 18 + 18 36,000 कर्मचारी हो जाएंगे और पीएसी पूर्णतया हाउसफुल रहेगी। सिविल पुलिस में भी अभी तक हम लोगों ने टोटल 88,298 इस रिज़ल्ट को मिला के भर्ती कर चुके हैं। इस प्रकार अगर आप टेबल में देखें तो पूरी भर्ती प्रक्रिया में अभी तक हम लोगों ने 1,37,253 लोगों की भर्ती का रिज़ल्ट जारी कर दिया है। निर्भया मामले के चारों कसूरवारों की फांसी एक बार फिर मुलतवी हो गई। पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों की फांसी पर आइंदा हुक्म तक रोक लगा दी। साबिका हुक्म के मुताबिक चारों को कल 3 मार्च की सुबह 6 बजे फांसी होनी थी। इससे कबल एक मुजरिम ने सदर जमहूरिया के पास अपनी रहम की अर्जी भेजी थी, जिस पर फिलहाल समाअत होना है। सुप्रीम कोर्ट से क्यूरेटिव पिटीशन खारिज होने के बाद मुजरिम पवन ने सदर जमहूरिया के पास रहम की अर्जी दाखिल की है। अक्षय और पवन ने डेथ वारंट पर रोक लगाने की अपील की थी। रहम की अर्जी वजारत दाखिला के पास पहुंच चुकी है। दिल्ली के कई इलाकों में गुज़िश्ता रोज अफवाहों का दौर चला, जिससे कुछ वक्त के लिए दिल्ली सहम गई, लेकिन जल्द ही फैली अफवाहों पर से दिल्ली पुलिस ने पर्दा उठाया और लोगों से इन अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। साथ ही लोगों से अपने इलाकों में अमन और हम-आहंगी बनाए रखने की बात कही। इस दरमियान दिल्ली के 5 इलाकों में फैलाई गई अफवाहों के मामले में पुलिस ने रोहिणी से एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है, जिसने नशे में पीसीआर को कॉल करके फायरिंग होने की बात कही थी। पुलिस ने दिल्ली के किसी भी इलाके में तशद्दुद की खबरों की तरदीद की है। दिल्ली पुलिस के तर्जुमान MS रंधावा ने कहा कि दिल्ली में सूरत हाल मामूल पर है और सीनियर अफसर हालात की निगरानी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि गलत खबरें फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक जगह पे दिल्ली पुलिस की डिप्लॉयमेंट है। आपके माध्यम से मैं तमाम दिल्ली वासियों कि आप ऐसी अफवाहों को ना माने और अगर कोई ऐसी अफवाह फैलाता है तो आप पुलिस को बताएं। आप अपने जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है वहां से वेरीफाई कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर है 112, वहां से वेरीफाई कर सकते हैं। तमाम दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे हमारे सीनियर अफसरान के नंबर है, आप वहां से वेरीफाई कर सकते हैं। आप इन अफवाहों में मत आएं। ऐसी अफवाहें फैलाना एक क्राइम है और दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया को क्लोजली मॉनिटर कर रही है और उनके सख्त कार्रवाई करेगी। अब दिल्ली पुलिस ने कुछ आदमी डिटेन भी किए हैं जिन्होंने ऐसी अफवाहें फैलाई हैं। उनके खिलाफ हम केस दर्ज कर रहे हैं और उनको बंद करेंगे। और लेकिन आपके माध्यम से फिर मैं एक बार अपील करना चाहूंगा कि दिल्ली में शांति बनाए रखने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी पूरी तरह शांति है। पिछले 4 दिन से कोई रॉयट की कॉल नहीं है और दिल्ली के किसी भी पार्ट में किसी भी तरह की रॉयट रिलेटेड कॉल नहीं है और पूरी शांति है, अंडर कंट्रोल और नॉर्मल है। और जो भी ऐसी अफवाहें फैलाएगा या हेटेड स्पीच या मैसेज भेजेगा उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी।
इस दरमियान शिमाल मशरक़ी दिल्ली में मुलतवी किए गए सानवी तालीमी बोर्ड यानी CBSE के 10वीं और 12वीं के इम्तहानात मुकर्ररा वक्त के मुताबिक आज से फिर शुरू हुए। इम्तहान में तलबा के 98% से ज़ायद हाजिरी दर्ज की गई। खजूरी खास में बोर्ड का इम्तहान देने गए स्टूडेंट्स का वेलकम पुलिस ने गुलाब का फूल देकर किया और पेपर के लिए उन्हें ऑल द बेस्ट भी कहा। उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर मर्दमशुमारी ने आज गवर्नर हाउस लखनऊ में गवर्नर आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने गवर्नर को मर्दमशुमारी तरबियती अशिया पेश की और उन्हें मर्दमशुमारी 2021 और कौमी आबादी रजिस्टर की अपडेशन से मुताल्लिक मालूमात भी फराहम की। गवर्नर ने मर्दमशुमारी के काम की कामयाबी और वक्त पर मुकम्मल होने के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज बुलंदशहर में भारतीय जनता पार्टी के रुकन असेंबली रविंद्र सिंह सिरोही के इंतकाल पर उनके बुलंदशहर में वाक़ रिहाइशगाह पहुंचकर ताज़ियत पेश की। वज़ीर आला ने आंजहानी सिरोही के अहल खाना से मुलाकात की और उन्हें तसल्ली दी। आंजहानी सिरोही 76 बरस के थे और दिल्ली के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। मरहूम को खराज अक़ीदत पेश करने वालों में BJP लीडर्स सुरेश राणा, संजीव बालियान, अशोक कटारिया, भूपेंद्र चौधरी समेत आस पास के अज़ला के अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन असेंबली और कारकुन भी मौजूद थे। सिरोही जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक होने के साथ एक जिम्मेदार नेता थे। उनका दिवंगत होना पार्टी की एक अपूर्णीय क्षति है। दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने, शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए आज मैं विशेष रूप से यहाँ पर आया हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस परिवार के साथ मिलकर के स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह सिरोही जी की उन संकल्पों को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। ये हम सब की भावनाएं हैं। हरदोई में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के जिला दफ्तर का संगे बुनियाद संघ के इलाकाई प्रचारक कौशल किशोर के जरिए किया गया। संगे बुनियाद तकरीब में रस्म रिवाज के मुताबिक श्लोकों के जाप के साथ भूमि पूजन किया गया और एक आलीशान इमारत की तामीर की बुनियाद रखी गई। भारतीय जनता पार्टी के लीडर माधवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि RSS आज नौजवानों में जिस्मानी वर्जिश, खेल, हुब्बुल वतनी, ज़हानत फरोग और वतन अजीज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़िंदगी को वक्त करने वालों में बेदारी पैदा करने के लिए जाना जाता है। इस मौके पर भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बानी डॉक्टर केशव बलीराम हेडगवार की तस्वीर पर गुलपोशी की गई। जो कार्यालय का भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, हम सब यहाँ पर आए हुए हैं। जिस प्रकार समाज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यों की प्रशंसा हो रही है और देश को राष्ट्रीयता को बनाने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा किया जा रहा है, उस कड़ी में आज हरदोई में कार्यालय खुलने पर हम सब कार्यकर्ता उत्साहित है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुसांगिक संगठन है और उस अनुसांगिक संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते हम सब लोग संघ से जुड़े रहते हैं और संघ की जो देश की रक्षा के लिए, देश की सेवा के लिए अपने प्राणों तक न्यौछावर करने की जो प्रेरणा हम सबको मिलती है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिलती है। बरेली के राम भक्त इलियास हमराज गंगा तहजीब और भाईचारे की मिसाल कायम कर रहे हैं। एक तरफ जहां मुल्क में शरीयत कानून, NPR, NRC और दफा 370 पर गलत फहमी फैलाई जा रही है, तब बरेली जिले के फतेहगंज मस्जिद के रहने वाले इलियास हमराज उम्मीद की किरण दिखा रहे हैं। इलियास हमराज उर्दू पढ़ाते हैं और वक्त मिलने पर टेलर की कटिंग का काम करते हैं। इलियास हमराज रामायण की चौपाई जितनी दिलचस्पी के साथ सुनाते हैं, उतने जज्बे के साथ भाईचारे को फरोग देने वाली नज़में गाते हैं। उनके लिए राम अमन व अमान के सफ़ीर हैं। इलियास का मानना है कि कुछ शिद्दत पसंद ताकतों ने आपस में फूट डालने की कोशिश की है। उनका कहना है कि आज़ादी को सबसे बड़ा खतरा फ़िरक़ावारियत से है, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि एक बार फिर से सब एक हो जाए। वहीं इलियास हमराज के भाईचारे को देखकर लोग उनकी तारीफ करते हैं। लोगों का मानना है कि शायर और कवि का कोई मजहब नहीं होता है। उनकी शायरी मेरा कस्बा जो है सबके लिए होती है। वो कौमी एकता का प्रतीक है। हम लोग सब इकट्ठा रहते हैं, एक दूसरे के
शादी ब्याह मौत सब में जाते हैं, बिल्कुल एक जैसा रहता है। इसलिए हमारा माहौल ये अलग है ही नहीं, जुदा गाना जो अलग रहें। हम दोनों मज़हब पढ़ते हैं और हम उसको लिखते हैं, उनमें वो भी हमें बुलाते हैं। मैं वहाँ जाता हूँ, जैसे रामलीला उद्घाटन होता है मुझे बुला लेते हैं और मैं वहाँ जाके संचालन करता हूँ, और कोई महफिल होती है उसमें बुला लेता हूँ। तो हमारे यहाँ कोई इतराज़ कोई ऑब्जेक्शन नहीं। इलियास साहब बहुत अच्छे शायर हैं, और शायर या कवि का धर्म होता है कि हर चीज़ को पढ़ना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। और इसी प्रकार से ये इलियास हमराज जी हैं, हमराज जी तो ये बड़े अच्छे शायर तो हैं ही, और साथ साथ इन्होंने हिंदू ग्रंथ भी पढ़े हुए हैं, रामायण पढ़ी हुई है, गीता पढ़ी हुई है, और उसका अध्ययन किया। उन्हें जो चीज़ अच्छी लगती है वो पढ़ते हैं। अब उन्होंने तुलसी के दोहे बहुत लिखे, तुलसी की चौपाइयाँ बहुत लिखी हैं, याद कंठस्थ हैं उन्हें। राम और लक्ष्मण को देखकर सुग्रीव ने कहा कि कोई बाली के बुलाए हुए आ रहे हैं, तो उन्हें हनुमान को भेजा। हनुमान ने अपना ब्राह्मण का रूप रख के जब वहाँ पहुँचते हैं और पूछते हैं, तो श्री राम ने कहा, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तुहि। तो स्वामी ने हजरात इस पे और लिख रहा हूँ, ये आगे सुनाऊंगा। और भी चौपाइयाँ हैं, उन पे भी लिखूंगा। बाराबंकी जिले में रियासत के वजीर बराए माहौलियात और जंगलियात दारा सिंह चौहान ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर हरख में मुनक़िद खुसूसी मुताद्दी अमराज कंट्रोल दस्तक मुहिम का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि रियासत में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जब से हुकूमत की जिम्मेदारी संभाली है, तब से पूरी रियासत तरक्की की राह पर तेजी से आगे बढ़ रही है। रियासत सेहत के शोबे में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। ये हमारी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि मुताद्दी अमराज से होने वाले अमवात के आदाद व शुमार को देखते हुए रियासती हुकूमत ने इसके कंट्रोल के लिए मुहिम चलाई है। इस प्रोग्राम में आम लोगों को ताउन करें। उन्होंने आंगनबाड़ी कारकुनान और आशा बहुओं से कहा कि वो घर घर जाकर मुताद्दी अमराज कंट्रोल के लिए लोगों को बेदार करें। साथ ही उन्होंने सेहत मुलाजमिन से इलाके के स्कूलों में साफ सफाई की अहमियत के तई बच्चों को बेदारी। तो मुख्यमंत्री जब से उत्तर प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी संभाली है, तब से ही उत्तर प्रदेश के चतुर्दिक विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विकास के रास्ते में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसी तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी तेजी से आगे बढ़े। पूरा प्रदेश पूरी तरीके से स्वस्थ रहे, यह हमारी सरकार की सोच और प्राथमिकता है। बहराइच में मौसम और मच्छर से पैदा होने वाली मुताद्दी अमराज कंट्रोल मुहिम दस्तक की शुरुआत की गई है। इस प्रोग्राम की शुरुआत बीजेपी के जिला सदर श्याम किरण टेकटीवाल ने की और ऑपरेशन दस्तक की शुरुआत करते हुए जिला मजिस्ट्रेट शंभू कुमार और चीफ मेडिकल अफसर ने झंडी दिखाकर बेदारी रैली को रवाना किया। प्रोग्राम में सेहत और साफ सफाई बेदारी को लेकर स्टॉल लगाए गए, साथ ही लोगों को बीमारियों से हिफाजत के तई बेदार किया गया। जिला मजिस्ट्रेट शंभू कुमार ने बताया कि मुताद्दी अमराज में बचाव के लिए ऑपरेशन दस्तक चलाया जा रहा है। महकमे सेहत की टीमें घर घर जाकर हर शहरी को इसके तई बेदार करेंगी। एंटी लार्वा का छिड़काव करके अमराज से बचाव में ताउन किया जाएगा। की शुरुआत की गई है और इसमें स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जो भी इनके सपोर्टिंग डिपार्टमेंट है, उन सब की भूमिका निर्धारित की गई है। विशेष जो फोकस हम लोग कर रहे हैं कि इसके बारे में जागरूकता आए, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी रोग का जो सबसे बड़ी उस पर नियंत्रण हो सकता है कि लोगों में जागरूकता आए उसके बारे में। तो हम लोग परिवेश में साफ सफाई, व्यक्तिगत साफ सफाई, हाथ धोने के लिए लोगों को प्रेरित करना, जल जमाव ना हो कहीं पे, जो नालियां हैं उसकी साफ सफाई हो, उसमें एंटी लार्वा का छिड़काव हो, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग जागरूकता का अभियान चला रहे हैं। दस्तक अभियान के माध्यम से आशाएं एक एक घर के लोगों से संपर्क करेंगी। जिला कासगंज में जमीन की जरखेजी की जांच मुकम्मल करके सॉइल हेल्थ कार्ड तकसीम किए जा चुके हैं। इसके अलावा कम पैदावारी सलाहियत वाले गांवों का मॉडल विलेज पायलट प्रोजेक्ट के तहत इंतखाब भी किया गया है।
इस स्कीम के तहत जिले के 7 ब्लॉकों से एक गांव मुंतखब किए गए हैं जिनकी पैदावारी सलाहियत काफ़ी कम है। इन मॉडल गांव की ज़मीन की जरखेज़ी का दोबारा मुआयना करके 2994 सॉइल हेल्थ कार्ड तकसीम किए गए हैं। इस तरह सॉइल हेल्थ कार्ड से किसानों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है और कार्ड में दिए गए पैमाने के मुताबिक अपने खेत में खाद के मुतवाज़िन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उन्हें कम लागत में ज़्यादा पैदावार भी हासिल हो रही है। हमारा सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी है, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला जनपद स्तरीय। यहाँ हम अपनी मिट्टी की जांच करते हैं, जितने जो भी हमारे विभाग से जितने भी मृदा नमूने आते हैं या किसान लेकर आते हैं, और जांच के बाद हम उन्हें मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराते हैं। उस हमारे मृदा स्वास्थ्य कार्ड में हमारे जितने भी जैव उर्वरक हैं, खाद हैं, इन सब के बारे में पूरा संयोजन, पूरी जानकारी दी होती है। तो किसी भी फसल के लिए किसान कितना उसमें अपना जो कुछ भी उसे NPK या फिर कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितना किस मात्रा में लगाना है, ये सब कुछ उसमें दिया रहता है। तो उसके हिसाब से किसान जब अपने खेतों में उस चीज़ को लगाता है तो उसे फ़ायदा भी मिलता है, क्योंकि उसकी लागत में कमी आती है। हमारे मोनपुरा में कृषि मृदा वो खुला है, उससे हमने मिट्टी की जांच कराई है खेती की, तो फसल अच्छी पैदावारी हो रही है। गोभी है, बैंगन है, टमाटर है, ये सब फसल अच्छी पैदा हो रही है और मिट्टी के जरिया हो रही है। मिट्टी की जांच कराते रहो तो फसल अच्छी होती है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए जाते हैं, जिसमें कि पहले उनके खेतों से उनकी मिट्टी का नमूना लिया जाता है। उसके बाद उस नमूने की लैब में जाँच की जाती है। हमारे ज़िले के नमूनों की जो जांच है उसके लिए हमारे ज़िले में ही लैब बनी हुई है, जो कि मोहनपुरा पर बनी हुई है। उसके बाद उनका किसान का विवरण और उसकी जो मृदा परीक्षण के बाद जो रिपोर्ट आती है उसको ऑनलाइन भारत सरकार के पोर्टल पर उसको फीड कराया जाता है और ऑनलाइन ही उनका उर्वरकों की संस्तुति के सहित वो कार्ड प्रिंट होता है, जो किसानों को उपलब्ध कराया। कौशाम्बी में चायल के रुकन असेंबली संजय कुमार गुप्ता ने अपनी जुड़वा बेटियों रिद्धि सिद्धि की पहली सालगिरह मनाते हुए कौशाम्बी को 28 बेटियों को भी जश्न में शामिल किया और साथ ही मिलकर मेरी बेटी मेरा स्वाभिमान प्रोग्राम का इनेकाद किया। ये प्रोग्राम पूरे जिले के साथ साथ रियासत के लिए एक मिसाल बना है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी तरफ से इन सभी बेटियों के लिए तहनीती पैगाम अरसाल किया। सालगिरह मनाने के लिए आने वाली बेटियों को रुकन असेंबली की जानिब से LED TV, घरेलू साजो सामान वगैरह तोहफे के तौर पर दिए गए। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी काबीना वजीर नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि ऐसी तकारीब से बेटियों को नई उड़ान भरने का मौका मिलता है। अपनी बेटी का बर्थडे, अपने बेटे का बर्थडे तो बहुत लोग मनाते हैं, लेकिन जिले भर की बेटी का बर्थडे मनाने के लिए जो हौसला और जो दिल दिखाया है इन्होंने, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और मैं देख रहा था उन सब बच्चों के चेहरे पे जो खुशी थी, वो खुशी का भाव था। ऐसा लग रहा था कि उनके अपने घर में, अपने आंगन में ये बर्थडे मनाया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा लगा। बेटियों को प्रमोट करने के लिए बेटियों का स्तर हम कितना बढ़िया करें। हम एक ग्रामीण क्षेत्र के विधायक हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी बेटियों को लेकर बड़ी नेगेटिव सोच है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, सबका मुझे सहयोग प्राप्त हुआ। आज माननीय मंत्री जी ने भी अपने हाथों से उपहार दिया सभी बच्चों को। आज बेटियों को लेकर लोगों की सोच बदली है। चाहे विधानसभा ही नहीं, पूरे कौशाम्बी की मैं बात करता हूँ, बेटियों का सम्मान बड़ा है। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए। शब ख़ैर।